नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम बच्चों वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, वैल्यू एडेड मेथड। आइए थोड़ा सा वैल्यू एडेड के एक बार बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो याद कीजिए, वैल्यू एडेड मेथड को मैंने बताया था कि एक इसका और नाम होता है प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसी मेथड को हम बोलते हैं बच्चों नेट आउटपुट मेथड, या फिर बच्चों इसी को बोला जाता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। जी, इसके होते हैं चार नाम। एक तो वैल्यू एडेड मेथड है ही, एक है प्रोडक्शन मेथड, एक है नेट आउटपुट मेथड और एक है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ये चार अलग अलग मेथड, मतलब अलग मेथड नहीं, ये चार मेथड्स एक मेथड है और इसके चार अलग अलग नाम हैं। और वैल्यू एडेड मेथड से जो सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी। यानी कि अगर आपको एनएनपीएफसी, एनवीएफसी ऐसा कुछ भी निकालने को बोले तो सब कुछ निकल सकता है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो और आपको इस बात का आइडिया लगे कि ये वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट कर लेना जीडीपीएमपी। अब जैसे मान लीजिए आपका जीडीपीएमपी निकाल के आ चुका है, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। तो भैया यहां बगल में लिख दीजिए जीडीपीएमपी। बैलेंसिंग में आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो देखिए ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस में से मैं क्या करूंगा, डेप्रेसिएशन माइनस कर दूंगा तो नेट के बराबर हो जाएगा। ये है बच्चों डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में मैं नेशनल को प्लस कर दूंगा, सॉरी, डोमेस्टिक में मैं एनएफवाईए को प्लस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा नेशनल। और फिर यहां पर एमपी है तो मैं माइनस एनआईटी कर दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफसी के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एनएनपीएफसी नहीं बोलेगा, बोलेगा एनवीएएफसी निकालो। अब देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों का मतलब एक ही है, ये बस वैल्यू एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में दिया होता है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की चीजें निकालने को बोले, जैसे एनवीएएफसी, जीवीएएमपी, एनवीएएमपी, इस तरीके का, तो आप इसी जीडीपीएमपी को क्या मान लेना, जीवीएएमपी। यानी कि ये सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी या फिर जीवीएएमपी को पहले निकाल लेंगे। अब यदि क्वेश्चन ने एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी ऐसा कुछ कहा है निकालने को, तो फिर हम जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। और अगर बोला है कि भैया नहीं एनवीएएफसी निकालो, जीवीएमपी निकालो, तो यही जीडीपीएमपी को हम क्या मान लेंगे, जीवीएमपी। और यहां बगल में क्या लिख देंगे बच्चों, जीवीएमपी। तो ग्रॉस है तो माइनस कर देंगे डेप्रेसिएशन, वी और वी का कुछ नहीं करते हैं बच्चों, एमपी है तो सिर्फ मैं माइनस क्या कर दूं, एनआईटी, तो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। यानी किसी भी चीज की सहायता से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंसिंग के नियम को समझ चुके हैं, है ना। लेकिन हाँ देखो, तुम चाहो तो डायरेक्ट एनएनपीएफसी भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट एनवीएफसी भी निकाल सकते हो, लेकिन बिगिनिंग में हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए। तो स्टेप क्या कहता है कि पहले जीडीपीएमपी या फिर जीवीएमपी निकाल लो, बैलेंसिंग अपने को आता ही है, आगे जो भी बोले वो हम लोग बैलेंस करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार आप देख लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड लगा करके। चलिए अब वैल्यू एडेड मेथड को थोड़ा याद करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में यदि मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों जीडीपीएमपी या फिर जीवीएएमपी, तो हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट,
तो हमारा निकल करके आ जाता है जीडीपी एमपी या फिर जीवीए। लेकिन देखिए जीवन की डगर इतनी आसान तो है नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन में सीधा लिख के आ जाए कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 लाख, वैल्यू ऑफ इनपुट 5 लाख, माइनस कर दो 5 लाख, जीडीपी एमपी आ गया। अगर ऐसा है तब तो सैल्यूट कर दीजिएगा कि भैया आप तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देंगे। तो यदि डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल लेंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में सेल्स की कितनी वैल्यू दी हुई है। सेल्स की वैल्यू को लेंगे, फिर हम लेंगे चेंज इन स्टॉक। अब चेंज को बच्चों डेल्टा के साइन से इंडिकेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं जिसको कहा जाता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? देखो यार, वैल्यू एडिशन का मतलब है जो भी नई चीज बनाई गई वो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 50 किलो आलू उगाया और आपके घर के लोगों ने ही खा के खत्म कर दिया, लेकिन इकोनॉमी के नजर में ये भी प्रोडक्शन है, ये भी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन है। रीजन उसका ये है कि यदि आप नहीं उगाते तो आप कहीं से खरीद करके खाते, तो आप पे ऑफ करते। तो इकोनॉमी के नजर में ऑल्दो वो आपने खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर लिया, स्टिल इट इज पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन द आईज ऑफ इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बच्चों कम दिया होता है। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा सेल्स और चेंज इन स्टॉक। लेकिन हाँ, ये भी अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। देखिए वैल्यू ऑफ इनपुट के कुछ नाम होते हैं। वैल्यू ऑफ इनपुट को ही इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इनपुट दिया है तो इस वाली वैल्यू से सीधे माइनस कर देना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है तो सीधे माइनस कर देना। अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो सीधे माइनस कर देना। लेकिन यदि नहीं दिया है तो नहीं दिया है बच्चों तो हम लगाएंगे समेशन का साइन। समेशन का मतलब सम टोटल। इसको आपने सिग्मा कहा होगा, लेकिन ये सिग्मा नहीं है बच्चों, ये बोला जाता है समेशन यानी कि एडिशन। समेशन ऑफ ऑल परचेज, जितनी भी चीजें खरीदी गई है, और बस एक चीज नहीं लेते हैं, दैट इज मशीन, दैट इज एक्सेप्ट मशीन। यानी कि क्वेश्चन में यदि दिया है परचेज ऑफ मशीनरी तो आप उसको मत लेना। रीजन ये है कि वैल्यू ऑफ इनपुट में हम करंट कंजम्पशन वाली चीजों को माइनस करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह। मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट, तो वो माइनस नहीं होता है, क्योंकि उस मशीन से डेप्रेसिएशन माइनस होगा, जो हम अभी करके सीखेंगे कि डेप्रेसिएशन कैसे माइनस होता है। और आपने बैलेंसिंग के दौरान सीखा भी होगा कि डेप्रेसिएशन कैसे माइनस होता है। तो जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जीडीपी एमपी पर या जीवीए एमपी पर। इतना जब निकल जाएगा तो आप इसके माध्यम से, इसके मदद से जो भी चीज निकालना चाहे वो आप निकाल सकते। तो समझ गई बात? आप 1-2 मिनट ले लीजिए और स्क्रीन को पहले देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, समझना है समझ लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
चलिए, तो आपने इतना देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बच्चों। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों कि आप वैल्यू एडेड निकालो ए का और बी का। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग फॉर्म दिए हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो समझा रहा हूं इसको बड़े गौर से सुनिएगा। वैल्यू एडिशन जो हम लेते हैं वो हम पूरे देश के फॉर्म्स का लेते हैं, पूरे देश के प्रोडक्शन एक्टिविटी का लेते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो दिया होता है अगर उसमें फॉर्म स्पेसिफाई नहीं है तो हम मानते हैं कि वो पूरे देश का है। तो पूरे देश का है तो जो हमारा वैल्यू एडिशन आता है वही हमारे जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी के बराबर हो जाता है। लेकिन यहां तो दो फॉर्म दे दिया है, तो दो फॉर्म मिला करके हम मानेंगे पूरा देश, क्योंकि तीसरा तो कोई फॉर्म दिया नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि पूरे देश में दो फॉर्म है। तो दो फॉर्म का निकलेगा वैल्यू एडिशन और फिर उन दोनों फॉर्म के वैल्यू एडिशन को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एमपी निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हम यहां पर पहले ए का वैल्यू एडिशन निकालेंगे, फिर बी का वैल्यू एडिशन निकालेंगे, सेम तरीके से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए पहले वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए करते हैं, तो ए के लिए करते हैं। अच्छा देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ना ही फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है और ना ही ये पूरा लिखने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो मैं आपको पूरा लिख लिख करके सिखाऊंगा। अब देखिए मैं जब ए के लिए करता हूं तो मैं यही काम तो करूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे। तो आइए देखें तो जरा, क्या क्वेश्चन में कहीं भी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है? 1 2 3 4, ओहो कहीं भी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है। तो अब जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो हमें देखना पड़ेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहीं नहीं दिख रहा है तो मैंने नहीं लिया। तो आइए जरा ए के सेल्स को देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है सेल्स बाई फॉर्म ए, सेल्स दिया है फॉर्म ए का 100, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दिया हुआ है 20, और ऐसे ब्रैकेट जरूर बनाइएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दिया हुआ है 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दिया हुआ है 25। तो देखिए अब 20 में से 25 गया तो -5, और ये है 100, तो यहां पे क्या आ गया बच्चे? 95। यानी हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 95 निकल करके आ गया है। अब आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट। अभी हम सिर्फ ए का देखेंगे तो हम बी पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब हम ए का क्या कहीं पे कोई वैल्यू ऑफ इनपुट दी हुई है? नहीं दी हुई है। इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन दिया है? नहीं दिया है। तो हमें देखना पड़ेगा ए के द्वारा किए गए परचेज। अभी बी पे मत ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम सिर्फ ए का निकाल रहे हैं। तो आइए ए के द्वारा किए गए परचेज को देखते हैं। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाई फॉर्म ए। तो ए ने परचेज कर रखा है बच्चों 40। क्या ए ने और कुछ परचेज किया है? जी नहीं, और नहीं। तो परचेज देखो क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाई फॉर्म ए। ए ने बी से खरीदा है तो ए के लिए तो परचेज हुआ। तो ये दिया हुआ है बच्चों 40, तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरा 55, जो कि आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये मेरा क्या निकल के आ गया? वैल्यू एडेड। अब देखो अगर एक ही फॉर्म होता तो मैं इसी को जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी मान लेता, बट अभी मैंने इसको क्या माना? वैल्यू एडेड। तो ए का आ गया 55। अब आइए बी का निकालते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दिया नहीं है, तो अब हमें बी का सेल देखना है। तो सेल्स बाई फॉर्म बी कितना दिया हुआ है बच्चे? 200। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45। तो यानी कि 35 माइनस 45 यानी कि -10, और ये हो गया 200, तो ये आ गया 190। ठीक है, अब आइए वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ इनपुट में परचेज देख लेते हैं। परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाई फॉर्म बी। तो बी ने कितने का परचेज किया हुआ है? 60 का। तो 60 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना निकलता है? 130। अब मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। देखो क्या बोला, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी
एट FC निकालना है, लेकिन मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा GVA MP आता है। तो मेरा GVA MP कितना आ गया 130 प्लस 55, यानी कि GVA MP मेरा आता है 185। हमें क्या निकालना है GVA FC, तो यहां लिख दीजिए GVA FC और यहां लिख दीजिए GVA MP। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए NIT, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो GVA MP है 185, NIT क्या होता है बच्चों IT माइनस सब्सिडी। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म 30, सब्सिडी क्या कही दिया है नहीं, तो इसको मान लिया 0, यानी 185 में से 30 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 5, 5 और 1, 155 हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूं, फिर उसके बाद आप भी 2-3 मिनट लगा करके समझ लेना। देखो बच्चों, जब मैं A का वैल्यू एडेड और B का वैल्यू एडेड निकालूंगा तो मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट किया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो 95 आया। फिर मैंने वैल्यू ऑफ इनपुट किया, B का निकाला, वैल्यू एडेड किया तो हमारा 185 आ गया। अब देखिए दोनों को जोड़ा तो GVA MP पे गया और मेरा कितना 155 आ गया। आप एक बार 2-4 मिनट लगा करके समझिए इसको। कोई भी अगर आपको डाउट हो, क्वेश्चन में कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर इस क्वेश्चन में ये कैसे हुआ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। चलिए, होपफुली अब आप बात समझ गए होंगे। अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा, GVA MP निकालो, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और नेशनल इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम को बोलते हैं बच्चों NNP-FC और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDP-FC। ये थोड़ा याद रखिएगा। ये हमारा हो गया नेशनल इनकम, NY, Y से इनकम को इंडिकेट करते हैं, और ये हो गया बच्चों DY, डोमेस्टिक इनकम। तो जब भी बोले नेशनल इनकम निकालो तो आप समझ जाना NDP-FC निकालना है, और जब भी बोले डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आप समझ जाना NDP-FC निकालना है। बस नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क आ जाएगा। तो आइए ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। दो अलग अलग फॉर्म तो दिए नहीं है, एक ही दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो जरा देखे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या? ओह वाह, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सीधा ही दे दिया है बच्चों। इन तीनों को मिला लेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आता है, 8 2 10 3 13। सीधा ही वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 1300। देखिए कितना आसान सवाल है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तो मैंने कोई सेल, क्लोजिंग स्टॉक कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली अपने पास वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ था। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ इनपुट या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो देखिए जरा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेज भी डायरेक्ट दिया हुआ है, 400, 100, 500 और 50। तो कितना दिया है बच्चों, 550। तो अब मैंने माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 5 गए 7, ये आ गया 750। ये मेरा निकल के आ गया GVA MP। क्या निकल के आ गया, GVA MP और GDP MP। अब मैं इसको GDP MP क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे NNP-FC निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको GDP MP मान लिया। अब मुझे क्योंकि NNP-FC निकालना है तो मैंने ऐसे लिखा
और इसको जीडीपी एमपी के बराबर किया, तो ये ग्रॉस है तो माइनस डेप्रेसिएशन, ये डोमेस्टिक है तो प्लस NFYA, और ये MP है तो माइनस NIT। तो अब जीडीपी एमपी मेरा आया हुआ है बच्चों 750, ठीक है। अब डेप्रेसिएशन चेक करते हैं, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रेसिएशन बोलते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज आप नेशनल इनकम का एक एक वीडियो करके पूरा देखें। -80 कर दिया, प्लस NFYA। NFYA क्या होता है बच्चों? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो, अगर डायरेक्ट NFYA दिया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो हम करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो पैसा जो विदेशों से कमाया है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो पैसा जो हमारे पास से जा चुका है। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये 10 है, फ्रॉम अब्रॉड 10 है, टू अब्रॉड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट 20, टू अब्रॉड है 20, ठीक है। और अब माइनस करेंगे NIT होता है IT माइनस सब्सिडी, तो IT हो गया 50, सब्सिडी हो गया 20, तो ये आ गया बच्चों 750 माइनस 80, अब प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 गए 10, तो ये हो गया -10 माइनस 30, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 750 माइनस 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 प्लस 40 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 30 और 10 होते हैं 40, -80 माइनस 40, ठीक है। फिर 80 और 40 कितने होते हैं बच्चों? 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -120, तो आ जाएगा 0, आ जाएगा 0, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 1 चला गया तो 630। ये आंसर आ गया बच्चों NNPFC, आपका नेशनल इनकम निकल के आ गया। आप इसको एक बार खुद से देखें, 1-2 मिनट समय लगाए, अच्छे से समझे। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है बट एक दो इसमें टेक्निकल चीज है, वो हमें समझनी है। पहले तो देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। तो भाई कैलकुलेट करना है GVAMP, क्योंकि क्या बोला निकालने को? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर से देखिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है? जी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स दिया है क्या? डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, वाह, डोमेस्टिक सेल्स दिया है बच्चों 200। अब ध्यान से समझना, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल्स, सिर्फ सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है सेल्स, तो सेल्स मतलब सेल्स, उसके अंदर जितनी भी प्रकार की सेल है वो सारी चीजें आ गई। क्योंकि ये मैं कहता हूं जैसे जी मैंने सेल किया,
तो सेल क्या, यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं मेरा टोटल सेल। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है डोमेस्टिक सेल, अगर ऐसा लिखा है, तो जैसे ही डोमेस्टिक सेल लिखा है तो इसका मतलब होता है वो सेल जो भारत के अंदर की गई है। जो सेल भारत के अंदर की गई है उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स। तो भाई विदेशों में भी तो सेल की गई होगी, ये तो इंडिया के अंदर की सेल है। तो जो विदेशों में सेल की गई होती है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब विदेशों में बेचना, इंपोर्ट मतलब विदेशों से खरीदना। तो इंपोर्ट इज अ परचेज एंड एक्सपोर्ट इज अ सेल। समझ आ रही है बात? इंपोर्ट इज अ परचेज फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्सपोर्ट इज अ सेल टू आउटसाइड। अब अगर मान लो सेल्स दिया होता, तो अब सेल्स दे दिया तो यानी उसमें डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है। लेकिन अगर ये क्लियरली बता रहा है कि भाई ये डोमेस्टिक सेल है, यानी ये वो सेल है जो भारत के अंदर की गई है, तो भाई भारत के बाहर भी की गई होगी। तो जो सेल भारत के बाहर की गई है वो है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरा टोटल सेल निकल के आ जाता है। तो भाई डोमेस्टिक सेल कितना है 200, एक्सपोर्ट कितना है 10, तो मेरा टोटल सेल आता है 210। तो यानी यहां पर 200 और प्लस 10 करूंगा तो ये होता है 210। ठीक है, या फिर अब तो आप समझ ही गए हैं, तो मैं यहां सेल्स में डायरेक्टली 210 लिख देता हूं। अब आइए चेंज इन स्टॉक देखते हैं। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये भी भाई डायरेक्ट नेट चेंज इन स्टॉक दे दिया है -10, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग ना करके जो दोनों का नेट आता है वही निकाल करके दे दिया है। तो हमारा काम तो आसान हो गया। तो देखिए -10 करूंगा तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना 200। अब आइए दूसरा काम हमें करना है, वैल्यू ऑफ इनपुट को ढूंढना है। तो क्या इसमें कहीं भी वैल्यू ऑफ इनपुट दिया है? तो जी नहीं दिया है। इसमें दिया है बच्चों सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। अब देखो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होता है रॉ मटेरियल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखिए रॉ मटेरियल का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई 200 में से मैं क्या करूंगा? 120 को माइनस कर दूंगा, यही मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट है। तो ये मेरा निकल करके आ जाता है 0, और ये हो गया 10 में से 2 गए 8, 80 के बराबर निकल के आ जाता है। और लीजिए ये GVA-MP निकल के आ गया, और आगे मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर आ चुका है। आप 2-4 मिनट लगाइए और इसको समझिए। चलिए आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
ठीक है, अब इस तरह से शब्दों में आपको परेशान करेगा, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि वो जितने भी प्रकार के शब्द आपके सामने रखेगा वो आप सब समझ जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पे निकालना है NVAMP निकालना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं। फिर से लिख दीजिए बच्चों। अभी देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो मैं लिख लिख करके आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फिर से मैं लिख देता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन मैंने अभी तक लिखा नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सवाल आया नहीं। अगर आएगा तो मैं आपको लिख करके बताऊंगा। तो फिर से देखते हैं भाई, सेल्स कितनी दी हुई है 25, चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, नेट चेंज इन स्टॉक सीधे दिया हुआ है -2, और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वाह क्या बात है, तो ये सीधे आ गया 23। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से माइनस किया जाता है वैल्यू ऑफ इनपुट। अब जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो डायरेक्टली इसमें दिया नहीं है, रॉ मटेरियल्स दिए हुए हैं बच्चों। तो रॉ मटेरियल इज योर इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है फाइनल वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट आई है। तो जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो फाइनल वस्तु को बनाने में कॉस्ट आते हैं। जैसे देखिए चाय बना रहे हैं तो चाय अपने आप में फाइनल गुड है, तो चाय बनाने में चाय पत्ती लगी, चीनी लगी, दूध लगा, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। तो दैट इज योर इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो, परचेज दिया हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो, तो आप समझ जाना कि ये इसी की बात हो रही है। जो कि कितने के बराबर दिया हुआ है बच्चों, 6 के बराबर दिया है। तो 6 के बराबर दिया है तो यानी ये आ जाता है 13 में से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है बच्चों, 9। सॉरी 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7। ठीक है, ये बच गया 7 और यहां पर रह गया 1, तो ये आ गया बच्चों 17। अब ये जो 17 आई है मुझे NVAMP निकालना है, तो मैं इसको क्या मानू, GVAMP मानू। अब मुझे निकालना है NVAMP, तो मैं यहां पे लिख देता हूं NVAMP और इसको बराबर कर देता हूं मैं किसके, GVAMP के। तो देखिए ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो मैं माइनस कर दूं डेप्रेसिएशन। बाकी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सभी चीजें आपस में बराबर है। तो GVAMP मेरा 17 आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको ये डेप्रेसिएशन समझाना चाहता है। देखिए डेप्रेसिएशन का मतलब होता क्या है। अब जैसे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, अब मे बी जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी उनको डेप्रेसिएशन के बारे में ना पता हो। देखिए जब हम कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं तो हर साल उसकी कुछ वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैंने एक घड़ी खरीदी, मान लीजिए 50,000 रुपए में, महंगी वाली घड़ी खरीदी है और मैंने उसे 5 साल तक इस्तेमाल किया, तो यानी हर साल उसकी वैल्यू कितनी घटी, 10-10 हजार। तो इस्तेमाल की वजह से जो वस्तु की वैल्यू कम होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डेप्रेसिएशन। अब डेप्रेसिएशन यहां पे निकालना कह रहा है एक फिक्स कैपिटल है जो कि कुछ भी हो सकता है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए, और उसको मैंने 5 साल तक इस्तेमाल करना है। तो 5 × 3 करूं तो 15, यानी एक साल में वो वैल्यू कितने लाख से डाउन हो जाएगी, 3 लाख से। तो वो आपका हो गया डेप्रेसिएशन। आ गई बात समझ में। तो वही 3 को मैं यहां लिख दूंगा, तो मेरा आंसर 14 आ जाएगा बच्चों, दैट इज NVAMP। आ गई बात समझ में। अच्छे से समझ लीजिए, 2-4 मिनट समय लीजिए, अच्छे से समझिए।
चलिए एक सवाल और करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एनवीएएफसी। एनवीएएफसी फिर से लिख देते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना दिया हुआ है 20, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखिए फिर से नहीं दिया है, डायरेक्टली अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यही आपका हो जाएगा चेंज इन स्टॉक, जो कि कितने के बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर। मुझे ब्रैकेट में कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस माइनस में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये आ गया 22, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ इनपुट में जाते हैं। वैल्यू ऑफ इनपुट में जब मैं जाता हूं तो ये देखिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड यानी कि रॉ मटेरियल, एंड अगेन रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो कि कितने के बराबर दिया हुआ है 5, तो ये होता है 17। लेकिन जो मेरा आया है ये मेरा जीवीएएमपी आया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, एनवीएएफसी। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों को बराबर कर, तो ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी है तो माइनस एनआई। तो जीवीएमपी 17, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, वाह देखिए अब दिया ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, तो 10 है 10 साल के लिए, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलता है 1, तो माइनस कर दू 1, एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी, तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो दिया हुआ है बच्चों 1, और क्या सब्सिडी दी हुई है, नहीं दिया, तो जो नहीं देता है उसको 0 मान लेते, तो ये आता है 17 माइनस 1, अगेन माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 17 माइनस 2, तो 15 आंसर आ गया, ठीक है। 15 आ गया बच्चों एनवीए एट एफसी। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। चलिए अब आज की क्लास में बच्चों हमने 5 सवाल किए, और 5 जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको कराए। मैं लगभग मान करके चलिए वैल्यू एडेड मेथड के 35-40 सवाल तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, बाकी टारगेट तो 50 प्लस क्वेश्चन का है। एग्जाम में जितने भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी पैटर्न्स को कवर करूंगा। मतलब यदि आप ये पूरी क्लासेस लेते हैं तो परीक्षा में, एग्जाम में आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आज क्योंकि पहली क्लास है न्यूमेरिकल की, मैं स्लो रहा, पहले आप धीरे धीरे इन क्लासेस को डाइजेस्ट कीजिए, इस 5 सवाल को आप आसानी से अच्छे से समझिए। ऑल्दो इसमें कुछ दम नहीं था, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ध्यान से ली है तो आपको इन सब में कोई समस्या नहीं आ रही है। जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लासेस देख लो भाई, दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा बेस कैसे बैलेंसिंग करते हैं, हर शब्द का मतलब मैंने समझा रखा। बाकी बच्चों हमारे साथ बने रहिए, आगे मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा और धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और एटलीस्ट मैं टारगेट करूंगा कि 10 सवाल आपको कराऊं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।